गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सारे लोग कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अमरदीप दास और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इसोफेजियल कैंसर। जी हाँ, इसोफेजियल कैंसर या खाद्य नली की कैंसर या इसोफेगस कैंसर इसे कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे इससे संबंधित हम आज जो है इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा कि मैं बताता हूँ, उसी बेसिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस, फर्स्ट ऑफ ऑल ईसोफेगस को हम जानेंगे तो ईसोफेगस वो ग्रंथ है, वो फूड पाइप है जो आपके खाने को आपका स्टमक, पेट तक पहुंचाती है। और ईसोफेजियल कैंसर इसी फूड पाइप में जो है कि एक तरह का ट्यूमर फॉर्म होता है जो कि कैंसरस सेल में परिवर्तित हो जाता है। और जो है कि वो जो है कि ईसोफेजियल कैंसर फिर उसे हम कहते हैं। हाँ, जो जानने वाली बात इसमें यह है कि ये बहुत लेट में इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, इसलिए डायग्नोसिस बहुत लेट में होता है और फिर इसके सर्वाइवल रेट भी जो है उस हिसाब से कम हो जाते हैं। एक्चुअल कॉज तो ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं कह रहा था कि एक्चुअल कॉज इसका जो है कुछ एबनॉर्मल सेल्स डिपॉजिट होते हैं इसोफेगस में और वो जो है एक ट्यूमर का रूप लेते हैं। फिर वो ट्यूमर कैंसरस सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। यूजली ये देखा गया है कि 25% केसेस में ही ये डायग्नोसिस जो है कि किया जा सकता है लास्ट में, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं हो पाता है। इनिशियल स्टेज में कुछ नॉर्मल सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है, नॉर्मल गैस्ट्रिक वगैरह के सिम्टम्स रहते हैं, खट्टे टिकार आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स लगे रहते हैं। तो इसको एक्चुअली डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 25% केसेस में ही एक्चुअली डायग्नोसिस होते हैं और फिर ट्रीटमेंट जो है तुरंत स्टार्ट होती है। और जब डायग्नोसिस होती है तो डिजीज ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, स्प्रेड कर चुका होता है। ये देखा गया है कि एशियंस और जो है ब्लैक पीपल्स में जो है कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो एक टाइप है इसका, वो ज़्यादा होता है। और एडिनोकार्सिनोमा जो वाइट पीपल होते हैं, जो है कि फेयर होते हैं या अमेरिकन इंग्लिश पीपल जो होते हैं, उनमें ये कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए, तो एडिनोकार्सिनोमा जैसे मैं बता रहा था, एडिनोकार्सिनोमा इसके दो टाइप होते हैं मुख्य। फर्स्ट है एडिनोकार्सिनोमा, सेकंड है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और थर्ड है रेयर टाइप जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सर्कोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा एंड कोरियो कार्सिनोमा भी कहते हैं। एडिनोकार्सिनोमा जो कि ये कैंसर यूजली गोरे लोगों को होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये सांवले और एशियन लोगों में जो हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और यूजली ये अपर और मिडिल पार्ट को अफेक्ट करता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और रेयर कार्सिनोमा जो है रेयर टाइप से, वो कहीं भी हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट सिम्टम्स जो है वो डिफिकल्ट स्वेलिंग है, खाना निगलने में दिक्कत होती है। ये एकदम कॉमन सिम्टम्स है जिसको लोग यूजली इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद सिम्टम्स है, पेन होता है चेस्ट में या बैक में पेन हो सकता है, शोल्डर ब्लेड्स में पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कफ हो सकता है, या खांसी के साथ जो है आपको ब्लीडिंग हो रही है, हार्टपन, गला जल रहा है, होर्सनेस जो कि गला खराश है, ये काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों तक ठीक नहीं हो रही है। तो ये भी एक लक्षण है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी वजन आपका कम होते जा रहा है, आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन वजन कम हो जा रहा है। तो ये तो हुए सारे सिम्टम्स। चलिए अब हम जानते हैं इसके कॉज और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट कॉज जो आता है वो टोबैको यूज़। अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के जरिए हो, चाहे च्यूइंग टोबैको हो, तो आपको कैंसर, इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। अल्कोहल यूज़ जो है, क्रॉनिक जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें भी ये रिस्क बने रहते हैं इसोफेजियल कैंसर होने के। ओबेसिटी, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेरेट्स इसोफेजियस एंड क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स के कारण भी जो है आपको बेरेट्स इसोफेगस जो यूजली उसकी पाइप छोटी हो जाती है या कहीं अटक जाती है, उसमें डिफॉर्मिटी होती है, तो इसके कारण भी जो है इसोफेजियल कैंसर हो सकता है।
नेक्स्ट आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर आपके शरीर में है तो भी वो इसोफेजियल कैंसर बना सकता है। अगर हिस्ट्री ऑफ कैंसर आपके फैमिली में जैसे हिस्ट्री है, किसी को इसोफेजियल कैंसर हुआ है तो आपको भी हो सकता है। अदर डिसऑर्डर में हम आएंगे जैसे एक्लेशिया है, टाइलोसिस है। ऑक्यूपेशनल, इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनमें भी एसोफेजियल कैंसर्स जो है पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हमने सिम्टम्स जान लिया, रिस्क फैक्टर्स जान लिए। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस इसके कुछ करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में यूजली एनीमिया ही निकल के आएगी। जो इसके मुख्य डायग्नोसिस पार्ट है वो है बेरियम स्वालो एक्सरे, उसके बाद है सीटी स्कैन, उसके बाद है ईसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडोस्कोपी यानी EGD इसे कहते हैं। उसके बाद है ईसोफेजियल एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, उसके बाद है बायोप्सी। तो ऐसे हम डायग्नोसिस करते हैं इस केस के बारे में। चलिए, अब इसका मेन पार्ट जो है उसको जानते हैं। इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है। तो यूजली जैसा मैंने पहले बताया कि ये डायग्नोसिस बहुत लेट में होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत लेट में स्टार्ट होता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस है, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग है, ये यूजली लोग इग्नोर कर जाते हैं। ये हो सकता है कि गला खराब हो, लेकिन ये काफ़ी दिन तक अगर चल रहा है तो आपको जो भी है डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें और इसको जरूर डायग्नोसिस करवाएं। अगर है कैंसर तो उसका इलाज है, नहीं है तो वेल एंड गुड, फिर उसका भी इलाज करें कि होर्सनेस ऑफ वॉइस किस लिए है। तो ट्रीटमेंट इसका मुख्य जो है ट्रीटमेंट है सर्जरी है, उसके बाद है रेडिएशन, केमोथेरेपी, इंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन, इसे ESD भी कहते हैं। उसके बाद है इंडोस्कोपी म्यूकोसल रिसेक्शन, EMR कहते हैं इसे। इंडोस्कोपी लेजर थेरेपी या फोटोडायनेमिक थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ऐसे जो है ट्रीटमेंट इसका करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है इसोफेजियल कैंसर का। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जो कि जैसे कि अगर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, खाना अटक रहा है, खाना सही से नहीं जा पा रहा है, रिगर्गिटेशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सीने में सब समय जलन है, तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा, जैसे कार्बोएनामिलिस, थूजा, कोनियम, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, स्टेपिसिगेरिया, एपिकाक, आर्सेनिक, ये सारी मेडिसिन अच्छे पाए गए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो आपने जाना इसका प्रयोग, लेकिन आप जो है बिल्कुल खुद से नहीं कीजिएगा। कुछ मामूली सिम्टम्स के लिए आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं कुछ दवाइयों का, जैसे नक्स भूमिका है, इन सब मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ क्रॉनिक है, बहुत दिन से है, नहीं जा रही है, तो आप इसको जरूर आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और उनके परामर्श के अनुसार ही आप जो है सारी चीज़ें करें। चलिए, नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो इसोफेजियल कैंसर जब एडवांस होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इसोफेगस। खाना जो है एकदम आप खा रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद होता है ब्लीडिंग भी हो सकती है इसोफेगस में, जो कि यूजली कफ में आ सकती है ब्लीडिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें वो है प्रिवेंशन। क्या हम इस चीज़ को, इस बीमारी को किसी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हमने पहले मेंशन किए हैं, पहले बताए हैं, उसको अगर आप कट ऑफ कीजिएगा तो ही आप इस बीमारी को जो है कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। अल्कोहल अगर लेना ही है, आदत है, लत है, पहले तो ये चीज़ सही नहीं है अल्कोहल लेना। अगर लेना भी पड़े तो बहुत कम, एकदम मिनिमम डोज में आप लीजिए। शाकाहारी बनिए, ज़्यादा एनिमल प्रोटीन की तरफ मत भागिए। और अगर वेट आपका ज़्यादा है तो वेट जो है आप मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, वेट जो है कम करने की कोशिश कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसका आउटलुक, प्रोग्नोसिस क्या क्या है। About 46% of people treated for early stage esophageal cancer are alive 5 years after diagnosis. 46% केसेस जिनमें डायग्नोसिस हो जाती है और ट्रीटमेंट होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ जो है 5 साल ही रह जाती है। क्योंकि ये बहुत जो है कि एक कॉमन कैंसर है। ये दुनिया में 10वां सबसे कॉमन कैंसर कहलाता है इसोफेजियल कैंसर। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। तो साइड इफेक्ट जो है इसके इसोफेजियल कैंसर के जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्जरी हो जाती है तो इसके साइड इफेक्ट जैसे नोशिया है, वोमिटिंग है, हार्टबर्न रह सकता है।
खाने में जो है डिफ़िकल्टी रह जाती है, खाना सही से नहीं हो पाता है। और एक आता है डंपिंग सिंड्रोम, जिसका मतलब है स्टोमक, जैसे कि आपकी सर्जरी हो चुकी है तो स्टमक जो है डायरेक्टली आपका फूड को एब्जॉर्ब करता है और वो जो है तुरंत जो है डियोडम में पास कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड आपका जो है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आपके शरीर से निकलने लगता है, जो कि जिसके कारण डायरिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, स्वेटिंग और फ्लैशिंग ऑफ स्किन होते थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक, इसोफेजियल कैंसर के बारे में हमने जाना, बहुत कुछ जाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ जानना है, इसके बारे में ट्रीटमेंट करना है, कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझको जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardwepplib@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।